हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को बनाएंगे और देखेंगे कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें इस चैप्टर के बारे में क्या बताते हैं, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं आपके एक्सरसाइज में वो एक्चुअल में हमारे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। दूसरा चीज़, इस चैप्टर को चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो काफ़ी ईजी हैं। ईजी एज कंपेयर टू, मतलब कि एक्चुअल में ये कंसेप्चुअल बेस ज़्यादा है थोड़ा सा, और थियोरेटिक आपका कैलकुलेशन बेस थोड़ा सा कम है ये। तो ये न्यूमेरिकल्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्रोवाइड करा पाएंगे अगर आपके जो आपके कंसेप्ट हैं वो अगर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही स्ट्रांग है। थियोरेटिकल पार्ट अगर आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है तो, और अगर आपको थियोरेटिकल पार्ट में अगर प्रॉब्लम है तो आपको ये न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा टफ पड़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप अपने थियोरेटिकल पार्ट को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग कर लीजिएगा इस चैप्टर को करने से पहले। ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा उसकी वीडियो के लिंक्स जो आपके थियोरेटिकल पार्ट के वो मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, जिससे आप क्वेश्चन को और भी अच्छे तरीके से समझ पाएँ। वैसे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझा भी पाऊँ। ठीक है। ओके, तो चलिए चालू करते हैं अपने इस वीडियो को, तो बिना देरी किए। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो बोलता है, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्ट ऑफ 100 टन, each of radius 8 centimeter, carrying a current of 0.40 ampere. What is the magnitude of magnetic field B at the center of the coil? तो इसमें क्लियरली हमको पता चल रहा है कि हमारे पास में मान लीजिए कि एक कॉइल है। ठीक है। और ये एक्चुअल में एक्सेस वाला जो क्वेश्चन है उसमें से है। तो अगर ये पॉइंट यहाँ होता तो हमको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना पड़ता कि इस करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो इस पे क्या इफेक्ट कर रहा है। पर इसमें दे दिया गया है एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, तो ये पॉइंट जो है आपका इस जगह में है, सेंटर पे है। ओके है। ठीक है। अब आपको ये पता चल चुका है, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का ही पॉइंट है, जिसमें से सर्कुलर कॉइल में से ये वाला जो पॉइंट है ये सेंटर पे रखा गया है, और ये कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या इफेक्ट करेगा। ओके है। और इसका थियोरेटिकल पार्ट का डिस्क्रिप्शन में है, आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा। तो गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं कि गिवन वैल्यूज क्या क्या दिया गया है। तो इसमें एन टर्न्स दे दिया गया एक तो 100, फिर आर की वैल्यू दे दी गई है 8 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर तो 0.08 आएगा। ठीक है। ये जो आर होता है वो आपका इस कॉइल से डिस्टेंस बताता है, ठीक है, ना कि रेडियस बताता है इस कॉइल का। तो ये देखिए, ये डिस्टेंस आपका आर है यहाँ पास में। ओके है। टू फाइंड, क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो नाउ फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है बी इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2R। ठीक है। अब देखिए इसमें ये जो फॉर्मूला होता है फॉर सिंगल टर्म के लिए होता है। ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया है तो इसमें जस्ट आप क्या करिएगा, n से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो ये हो गया फॉर मल्टीपल टर्न। बस इतना सिंपल से था। आपको अब बस वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है। तो n वैल्यू है आपका 100। म्यू, म्यू की वैल्यू क्या होती है यहाँ पास में। ठीक है। तो म्यू की वैल्यू के लिए आपको मैं बता दूं यहाँ पास में कि म्यू 0/4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7, और यहाँ पास 4 पाई नहीं दिया गया है। तो आप क्या करिएगा, 4 पाई को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो म्यू की वैल्यू निकल के आएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ओके है। करंट जो है आपका है 0.40 एम्पियर, और आर की वैल्यू है आपकी 0.08। ओके है। कैलकुलेशन पार्ट बहुत ही सिंपल सा है। जितने भी 10 टर्म्स है उसको अलग कर लीजिए आप, आपका काम हो जाएगा। तो 4 इंटू पाई इंटू 4 है, तो ये 4 लिख के नीचे 10 लिख दीजिएगा, और ये 100 तो है ही। ठीक है। अब नीचे है 2, एक ही लाइन में है सब, और नीचे है 8, और इसके 2 जीरोस ऊपर जाएंगे। अब आप सॉल्व कर सकते हैं इसको इजली। तो ये 4 कैंसिल, और ये 2, 2 और 2 कैंसिल, ये 4 से। ठीक है। तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ पाई टर्म बच रहा है और 100 टर्म्स बच रहे हैं। तो ये देखिए 10⁻4 इंटू 10, इसका 10⁻⁻7 रह गया है, तो सिर्फ पाई टर्म बचा और 10⁻⁻7 टर्म बच गया, और इसका एक जीरो ऊपर जाएगा तो ये 2 जीरो हट जाएगा।
4 में से 4 और ये 10⁻⁻7 है, तो +4 और एक -1 और ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो 8 में से 4 गया, मतलब बचा 4। तो आंसर है पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। जो यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो होता है टेस्ला। ठीक है, इतना सिंपल कैलकुलेशन। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो अपने 10 टर्म्स वाले जितने भी टर्म्स है उसको अलग कर लीजिएगा और बाकी जो बचे हुए टर्म्स है उसको अलग कर लीजिएगा। तो आपका इस चैप्टर का जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाता है ये। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। बोल रहा है ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 25 एम्पियर, what is the magnitude of the field B at a point 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। तो मान लीजिए कि हमारे पास में एक वायर है इस टाइप से और यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूरी पे एक पॉइंट है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको पूछ रहा है बी का वैल्यू। अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन उठाया गया है ये एम्पियर सर्किटल लॉ से उठाया गया है। ठीक है, तो इसमें जो कंसेप्ट लगने वाला है वो एम्पियर सर्किटल लॉ का लगने वाला है। अगर आपको इसके जो फॉर्मूले हैं वो नहीं मालूम है कैसे बनते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला तो बहुत सिंपल सा है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई। अब इसी से आपके फॉर्मूले बनते हैं एक्चुअल में। ठीक है, फाइनल जो फॉर्मूला निकल के आता है वो बी इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर, और इसमें आई, ये एक्चुअल में आई की वैल्यू को यहाँ पास में ऐड किया जाता है, अलग से करंट निकाला जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट लिया जा रहा है ये वाला जिसमें से करंट पास होगा वो कैसा है। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा। तो आपको ये बात तो ओके लग रही होगी कि ये वायर है हमारा और यहाँ एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड असर करने वाला है। एम्पियर सर्किल लॉ का फॉर्मूला लगेगा, तो ये वाला लगेगा फॉर्मूला बी इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 2 पाई आर। इसकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैं आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको इस क्वेश्चन को समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। ओके है, ठीक है। तो अब गिवन वैल्यूज़ को लिख लिया जाता है। तो गिवन वैल्यूज़ जो में है आई इक्वल टू दे दिया 35 एम्पियर, फिर जो आर है वो है 20 सेंटीमीटर, जिसको हम 0.2 मीटर भी लिख सकते हैं यहाँ पास में। और हमको निकालना क्या है, बी की वैल्यू निकालनी है, और बी की फॉर्मूला क्या है, म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, अगर आपको थियोरेटिकल पार्ट ओके है तभी आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लगा पाएंगे, नहीं तो कंफ्यूज रहेंगे कि म्यू जीरो अपॉन 2 आर लगाऊं कि पाई लगाऊं। इस टाइप की कंफ्यूजन काफ़ी सारे बच्चों में देखने मिली है। तो थियोरेटिकल पार्ट स्ट्रांग होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इसमें। ठीक है, अब देखिए म्यू की जो वैल्यू होती है उसके लिए म्यू अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7। ठीक है, तो मेरे को 4 पाई चाहिए, यहाँ 2 पाई है तो एक 2 यहाँ नीचे और एक 2 ऊपर लगा दूं, मेरा तो काम हो जाना चाहिए। तो 2 इंटू 2 पाई और ऊपर एक 2 दे देता हूँ मैं, और आई की वैल्यू है 35 और नीचे आर है तो इसको मैं दे देता हूँ 0.2। ओके है, तो इस पूरे की वैल्यू आएगी आपकी 10⁻⁻7, 2 अपॉन, और इसको 2 रहने दीजिए, और 35 इंटू 10, तो 2 कैंसिल हो गया यहाँ पास में, और आएगा 35 इंटू इसका प्लस और इसका एक माइनस हो जाएगा इससे, तो ये आएगा 10⁻⁻6 टेस्ला। देखिए मैंने आपको बताया था कि कैलकुलेशन पार्ट बहुत ही ईजी है, इसका मेन चीज़ है ये थियोरेटिकल पार्ट वाला वैल्यू, कि ये फॉर्मूला आपको कौन सा लगाना है। बहुत बच्चे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा फॉर्मूला लगा है सर, पता नहीं चल रहा है। तो इसके लिए आपको थियोरेटिकल पार्ट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए लिखा हुआ है ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 35 एम्पियर। अब एक वायर है जिसमें से 35 एम्पियर का है। अब यहाँ एक पॉइंट रख दिया गया है। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट रख दिया गया है, तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसा असर करेगा, इसको हमको निकालना था। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था आपका, इसमें एक कॉइल दिया गया था। ठीक है, और इस कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसा इफेक्ट करेगा, उसके लिए अलग डेरिवेशन बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपके थ्योरी पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो ठीक है, ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और कैसे इसको समझना है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। सिंपल सी बात है, देखिए पहला ही पॉइंट देखते समझ में आ गया कि एम्पियर सर्किट लॉ की ही बात हो रही है। हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरिंग ए करंट ऑफ 50 एम्पियर इन
नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो यहाँ पर से बना लेते हैं नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। ठीक है। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट ए पॉइंट ऑफ 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। ईस्ट ये है और यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है वो 2.5 मीटर का है। तो सेम प्रीवियस वाला ही पॉइंट लग रहा है हमें, और नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आपका करंट की डायरेक्शन, तो आपकी करंट की डायरेक्शन का ये दिया गया है। ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी। अब देखिए मैग्नीट्यूड तो हम बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं, डायरेक्शन के लिए हमको कुछ यूज करना पड़ेगा। तो हमारे पास कुछ रूल्स है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, थंब रूल। तो यहां पास में हम लोग थंब रूल का यूज करेंगे। तो मान लीजिए कि आपके पास में एक पेंसिल या पेन है और इसे आप नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में रखिए। ठीक है। और उस पेन को आप पकड़ लीजिए, तो आपका जो थंब है वो जिस डायरेक्शन में भी जाए तो आपको अपने 4 फिंगर्स को देखना है। ठीक है। और वो 4 फिंगर्स जब आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ईस्ट की तरफ रखें तो उस 4 फिंगर पॉइंट को आप देखिए कि उसकी डायरेक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे किस डायरेक्शन पे दिख रही है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ठीक है, तो मेरी थंब की इस डायरेक्शन में दिखेगा, तो मेरी उंगलियां जो हैं वो कुछ ऊपर की तरफ दिखाई देगी। देखिए इस टाइप से। तो कोई भी चीज जब आती हुई दिखाई देती है आपकी तरफ तो उसका सिंबल कुछ ऐसा बनाया जाता है, और जब जाती हुई दिखाई देती है तो उसका सिंबल क्रॉस की तरफ बनाया जाता है। तो मुझे वो उंगलियां ऊपर की तरफ आती हुई दिखाई देंगी। ओके है, सिंपल सी बात है एकदम। तो जो डायरेक्शन है वो मुझे किस डायरेक्शन में मिलेगा? जो डायरेक्शन है वो मुझे अपवर्ड की तरफ दिखेगा, ऊपर की तरफ। ओके है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ऊपर की तरफ क्यों दिखाई दे रहा है। तो फिर से ध्यान दीजिए, एक पेन लीजिएगा आप, ठीक है, और इसे नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में रखिए, और ईस्ट साइड में आप एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर कर लीजिए और अपने उंगलियों को देखिए कि उस पर्टिकुलर पॉइंट को वो कैसे काट रहा है। आप पेन को पकड़िए, थंब को नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में आपको रखना है। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, जरूर बनेगा। इसका हाफ मार्क्स तो कंफर्म समझिए, ये हाफ मार्क्स का है यहाँ पास में। ठीक है। बाकी जो बचे हुए 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ये, तो बाकी जो 2.5 मार्क्स है वो आपके बी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो गिवन वैल्यूज अब देख लेते हैं क्या क्या लिखा गया है। तो गिवन वैल्यू में आई दे दिया गया है 50 एम्पियर और आर दे दिया गया है 2.5 एम्पियर। निकालना है बी, और बी की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, कैलकुलेशन को बना लेते हैं। तो ये आएगा म्यू अपॉन 2 इंटू 2 पाई, और एक 2 ऊपर ले जाते हैं और ये आई अपॉन आर। ठीक है, ये आएगा 10⁻⁷ 2 इंटू 50 अपॉन 2.5। कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल सा है, 10⁻⁷ 2 इंटू 50 इंटू 10 डिवाइड बाई 25। 25 1 जा 2 जा तो 4 आएगा। तो आंसर आएगा 4 इंटू, और इसका एक 10 पॉइंट इधर चला जाएगा तो आएगा 10⁻⁻6 टेस्ला। दिस इज द आंसर। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड असर करेगा वो होगा 4 इंटू 10⁻6 टेस्ला का, और इसकी जो डायरेक्शन होगी फील्ड की वो होगी अपवर्ड की तरफ में, मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है। ठीक है, तो हॉरिजेंटली आपको रखना है इस पेन को, जो रखेंगे या फिर कोई भी एक वायर को रखेंगे। पेन को ही रखिएगा, वायर तो क्या है, आपके हाथ में पेन होगा क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर इसको बना भी रहे होंगे। ठीक है। ओके, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका अपवर्ड डायरेक्शन मिला कि नहीं मिला। अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। ओके है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सिंपल सा ही है। मैंने बताया था कि सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल से, बस कंसेप्चुअल वे से। लिखा हुआ है ए हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरी ए करंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो मान लीजिए कि आप किसी हाई टेंशन वायर के आपका आसपास में घर है, तो यहाँ से एक हाई टेंशन वायर ऐसे जा रहा है जो कि ईस्ट से नॉर्थ, ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन। तो ये आपका ईस्ट है और ये वेस्ट है, और दिस इज अवर वायर। ठीक है, और ये करंट की डायरेक्शन है। पूछ रहा व्हाट इज द मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट ऑफ 1.5 मीटर बिलो द लाइन। तो मान लीजिए कि ये वायर है, इसके नीचे में एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस आपको 1.5 मीटर का यहाँ पास में दे दिया गया है। ठीक है। अब एक चीज तो यहाँ पास में क्लियर है कि ये एम्पियर सर्कुलर लॉ ही लगा रहा है। अब एज्यूम कर लीजिए कि ये वायर की जगह आप एक पेन पकड़ लीजिए, और इस पेन को पकड़ते टाइम पे आपका जो थंब है वो इस डायरेक्शन में रखिए, और देखिए कि अगर उस पेन के नीचे में कोई पॉइंट है तो उसको जो आपकी उंगलियां हैं वो किस डायरेक्शन में काट रही हैं। तो मेरे अंदाज से अगर आप इसको ध्यान से पकड़ेंगे तो ये मुझे
अपनी तरफ आते हुए दिखाई देगा। ये उंगली जो है मुझे मेरी तरफ में आते हुए दिखाई देगा। तो मेरी तरफ आने का मतलब है कि जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, तो अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो जो डायरेक्शन मुझे मिलेगी वो साउथ की डायरेक्शन मिलने वाली है। अगर वो अंदर की तरफ जाता तो इसके क्रॉस लगाते और ये नॉर्थ की डायरेक्शन दिखाता। ठीक है, तो मेरी तरफ आ रहा है तो मैंने ये वाला डायरेक्शन, ये वाला सिंबल बनाया है क्योंकि ये मेरी तरफ में आ रहा है। तो मुझे डायरेक्शन मिल चुका है जो कि साउथ की तरफ है। अब मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब कि बी निकालना है। तो उसके लिए मुझे गिवन वैल्यूज लिखना पड़ेगा। तो आई की वैल्यू दे दिया गया है 90 एम्पियर, आर की वैल्यू दे दिया गया है 1.5 मीटर, बी की वैल्यू मुझे निकालनी है और बी की वैल्यू होती है म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर। फॉर्मूले को फिर से बना लेते हैं थोड़ा सा। तो 2 इंटू 2 पाई और यह आएगा 2 इंटू आई अपॉन आर। ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो हम प्रीवियस फॉर्मूले में चले जाएंगे। तो इसका वैल्यू है 10⁻⁻7। 2 इंटू आई की वैल्यू है 90 और आर की वैल्यू दी गई है 1.5। ओके है, सॉल्व करते हैं। 10⁻⁻7 2 इंटू 90 और यह आएगा 15 इंटू 2 सॉरी 10। तो 5 या 3 से करते हैं तो 3 5 जा और ये आएगा 3 3 जा और ये आएगा 5 1 जा और ये आएगा 6 जा। तो 2 6 जा होता है आपका 12 और ये होगा 10⁻⁻6 7 और इसका एक वैल्यू इधर जाएगा 10⁻⁻6 तो आएगा इधर 10⁻⁻6 टेस्ला। तो कैलकुलेशन पार्ट आपको पता चल गया होगा, बहुत ही सिंपल सा है। तो इसके हाफ मार्क्स पकड़ लीजिए आप और बाकी बचे हुए के 2.5 मार्क्स आप पकड़ सकते हैं। ओके है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का भी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। हर वीडियो में हम लोग टोटल 5 क्वेश्चंस बनाते हैं जिससे वीडियो लेंदी ना हो और बच्चे बोर भी ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, देखते हैं क्या बोलता है। व्हाट इज द मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड making an angle of 30 degree with the direction of a uniform magnetic field of 0.15 टेस्ला। अभी आपको पहले मैं गिवन वैल्यूज बता देता हूँ इसमें क्या क्या दिया गया है। गिवन वैल्यूज में आई की वैल्यू दे दिया गया है 8 एम्पियर का, थीटा यहाँ पास में दे दिया गया है 30 डिग्री और बी की वैल्यू दे दिया गया है 0.15 टेस्ला। और पूछ क्या रहा है हमसे, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मतलब एफ पूछ रहा है हमको, ठीक है। वो भी पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट मतलब कि कुछ तो एल की वैल्यू होगी, कुछ भी हो सकता है वो। अब इसको एक एल को मैं एक यूनिट मान के चलता हूँ, ठीक है। तो मुझे एफ पूछ रहा है। अब ये फोर्स जो है वो किस टॉपिक का है, तो ये आपका, अगर आपने इस थ्योरेटिकल पार्ट, इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा होगा तो आपको फोर्स जो है वो पैरेलल वाले में मिलेगा। देखिए अगर कोई दो वायर है तो ये दोनों वायर एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम समझते हैं। तो अगर ये फोर्स लगाते हैं तो इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका कुछ करंट फ्लो हो रहा है, तो मान लीजिए कि इधर करंट फ्लो हो रहा होगा आपका। अब ये फ्लो होने के कारण इससे फोर्स निकल रहा होगा और जो दूसरे वायर को असर कर रहा होगा, ठीक है। अब यहां पास में देखिए दूसरा वायर वैसे है नहीं, पर ये फोर्स जरूर लगा रहा होगा। अब इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लीजिए नीचे की तरफ में है, ठीक है। ये एक्चुअल में दिख रहा है कि 180 डिग्री पर, ऐसा नहीं है, दोनों 90 डिग्री पे है फिलहाल पे, ठीक है। अभी यहां पास में मैग्नेटिक फील्ड और ये जो फोर्स लग रहा है इन दोनों का एंगल दे दिया, सॉरी ये करंट जो फ्लो हो रहा है ये वाला, इसका एंगल दे दिया है, ठीक है। फोर्स तो लग ही रहा है अपने डायरेक्शन में, तो इसका जो एंगल हमको दे दिया गया है वो दिया गया है 30 डिग्री का। ओके है, क्योंकि जो फोर्स है और जो मैग्नेटिक फील्ड है इन दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो आप मान सकते हैं कि 90 डिग्री का ही निकल के आता है जनरली, तो ठीक है। तो अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन, इन दोनों का जो डिग्री एंगल है वो 30 डिग्री दे दिया है, तो हमारे पास में एक फॉर्मूला है जो है फोर्स इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। अगर ये दोनों की दोनों 90 डिग्री बनाते जैसा कि नॉर्मली होता है तो ये साइन थीटा 90 में कन्वर्ट हो जाता और साइन 90 की वैल्यू 1 होता, तो आई एल बी फॉर्मूला बनता। पर यहाँ पास में एंगल दे दिया इसलिए हमें साइन थीटा लगाना पड़ रहा है। ओके है। अब देखिए ये जो फोर्स दिया गया है ये पूरे के पूरे वायर का दिया गया है, पर अगर ये पर यूनिट लेंथ के हिसाब से पूछता है तो मान लीजिए कि ये हमारा एक लेंथ है एल, तो मैं क्या करूंगा, इस एल को यहां ले जाऊंगा तो एफ अपॉन एल ये बनेगा स्मॉल एफ।
तो ये पर यूनिट लेंथ का फोर्स है, तो स्मॉल एफ इज पर यूनिट लेंथ इक्वल टू आई बी साइन थीटा। बस इतना सा काम था। अब आपको वैल्यू को पुट करना है। तो आई की वैल्यू दे दिया गया 8, बी की वैल्यू दे दिया गया है 0.15 और साइन थीटा मतलब साइन 30। तो ये आएगा 8 इंटू 15/100 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 2 और ये आएगा 4। ठीक है, 15 4 जा होता है 60 डिवाइड बाई 100, तो आंसर आएगा 0.6। ठीक है, अब देखिए पर यूनिट लेंथ पूछा था, ये तो फोर्स था, फोर्स का होता है न्यूटन, और पर यूनिट लेंथ मतलब ये हो गया मीटर, तो आंसर आएगा न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये यूनिट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि यूनिट नहीं लिखेंगे और बहुत बच्चों को तकलीफ भी होता है। मैं आपको बता दूं कि यूनिट के भी आप हाफ मार्क्स पकड़ के चलिएगा। यूनिट के हाफ मार्क्स तो रहते ही रहते हैं। अगर ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि 2 मार्क्स का ही निकलेगा, तो आधे मार्क्स तो आपको इस आंसर को लाने के लिए ही मिलेंगे, और बाकी बचे हुए 1.5 इसके लिए आपको इतना मेहनत जो आपने किया है समझने में, उस पर लगेगा। ओके है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अब समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को हम लोग अब यहीं क्लोज करते हैं। कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और अगर ये वीडियो आपको बेनिफिट दिया है और आपको ये चीज़ें समझ में अच्छे से आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास पहुँच पाए और इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा पाए। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।